मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लीडर की जिसने गरीबी से लेकर एक देश का लीडर बनने तक का सफर तय किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं इराक के लीडर रहे सद्दाम हुसैन। एक छोटे से गांव का लड़का कैसे इराक का प्रेसिडेंट बना, कैसे उसने अपनी पावर का यूज किया, अमेरिका ने कैसे उसको पहले सपोर्ट किया और फिर खत्म कर दिया, और आखिरी में उसको फांसी क्यों दे दी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव अल अवाजा तिक्रित के पास हुआ था। सद्दाम हुसैन के फादर की डेथ सद्दाम हुसैन के पैदा होने से पहले ही हो गई थी, और उससे भी पहले सद्दाम हुसैन के भाई की भी मौत बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी, जिसके चलते सद्दाम हुसैन की मां काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी थी। और कई आर्टिकल में ये बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन की मां ने जो दूसरी शादी की थी, यानी सद्दाम हुसैन के स्टेप फादर, उनका जो व्यवहार था वो सद्दाम हुसैन को लेकर कुछ ठीक नहीं रहा करता था। फिर 3 साल की एज में सद्दाम हुसैन को उनके अंकल खैरुल्लाह तलफा के पास भेज दिया गया। ये जो सद्दाम हुसैन के अंकल थे, ये इराकी आर्मी में थे और साथ ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे, और ये चाहते थे कि पूरी मिडिल ईस्ट एक अरब नेशन हो। सद्दाम हुसैन को इन्होंने अपने पास बुलाया, पढ़ाया लिखाया, और सद्दाम हुसैन इनकी जो ये आइडियोलॉजी थी कि वन अरब नेशन वाली, उससे काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। इराक में उस वक्त एक पार्टी हुआ करती थी, बाथ पार्टी। वो इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन ने 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। इस वक्त इराक में हैश माइटी की डायनेस्टी हुआ करती थी। ये डायनेस्टी इराक में तो रूल करती थी, मगर एज अ पपेट गवर्नमेंट ये रूल करती थी। मतलब ये सारे डिसीजन वही लेती थी जो ब्रिटेन चाहता था, और इसी का अपोज सद्दाम हुसैन के अंकल की और इराकी आर्मी के कुछ बड़े अधिकारी किया करते थे। फिर धीरे धीरे इराक की जो आम जनता थी वो भी इस डायनेस्टी के खिलाफ हो जाती है, और धीरे धीरे कर कर और प्रोटेस्ट बढ़ने लगते हैं। फिर इराक की मिलिट्री के कुछ बड़े ऑफिसर मिलकर 1958 में तख्ता पलट कर देते हैं और हैश अल-माइटी डायनेस्टी को हटाकर खुद पावर में आ जाते हैं। और जो आपको बता दें, इस ऑपरेशन को जिसने लीड किया था उसका नाम था कासिम, जनरल कासिम। जो जनरल कासिम थे वो इराक के लीडर बनते हैं, मगर कुछ वक्त के बाद जो कासिम थे वो अरब नेशन वाली थ्योरी को पीछे छोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बाथ पार्टी थी वो चाहती थी कि पूरा मिडिल ईस्ट एक अरब नेशन हो, और जो उसके बीच फॉरेन कल्चर है, जो फॉरेन का इंटरफेरेंस है, वो सब ख़त्म हो जाए। हालांकि उस वक्त तक अंग्रेज़ों का इंटरफेरेंस ख़त्म हो गया था, मगर उस वक्त के सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया से जो कासिम लीडर थे उनकी नज़दीकी बढ़ने लगी थी, जो कि बाथ पार्टी को पसंद नहीं आई। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने कासिम के काफिले पर गोलियां भी चलाई थी, मगर इस हमले में वो जो लीडर कासिम था वो बच गया। इसके बाद से सद्दाम हुसैन को चोरी छुपे इराक से सीरिया ले जाया गया और सीरिया से इजिप्ट भेज दिया गया। हालांकि एक थ्योरी ये भी कहती है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन की नज़दीकी, यानी जो आज के टाइम का रशिया है, उसकी नज़दीकी इराक के साथ बढ़े, और सद्दाम हुसैन को बैकअप करने के लिए अमेरिका पीछे खड़ा था। फिर 1963 में लीडर कासिम को मार दिया जाता है और बाथ पार्टी पावर में आ जाती है। फिर सद्दाम हुसैन को वापस इराक बुलाया जाता है, मगर उस वक्त तक सरकार जो वहाँ की इराक की जो सरकारें हुआ करती थी वो इतनी स्टेबल नहीं हो पा रही थी, और बार बार किसी न किसी वजह से तख्ता पलट होता रहता था, और बाथ पार्टी के कई लीडर्स के साथ सद्दाम हुसैन को भी जेल में डाल दिया गया। फिर किसी तरीके से सद्दाम हुसैन जेल से निकलता है और धीरे धीरे कर कर बाथ पार्टी को खड़ा करने की फिर से कोशिश करता है, और इसका फ़ायदा 1968 में सद्दाम हुसैन को मिलता है। बाथ पार्टी वहां पर तख्ता पलट कर कर वापस से पावर में आ जाती है। अहमद हसन अल बकर इराक के प्रेसिडेंट बनते हैं और सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट। मगर कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि ज़्यादातर डिसीजन सद्दाम ही लेते थे। सद्दाम हुसैन ने सबसे पहले ऑयल इंडस्ट्रीज़ को
नेशनलाइज किया, मतलब जो इराक में अब तेल निकलता है उस पर पूरे पूरे तरीके से इराक का ही कंट्रोल होगा। अब देखिए, यहाँ पर अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगता है, मगर अमेरिका को सद्दाम से और भी काम निकलवाने थे, तो वो अभी खामोश रहता है। और हाँ, उस वक्त उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन ईरान हुआ करता था, जब लीडरशिप ईरान के रुहुल्ला खोमेनी के हाथ में आती है। इस पर वीडियो मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने के बाद से इराक में काफ़ी बदलाव आने लगते हैं, इराक के पास काफ़ी पैसा आने लगता है और इराक के लोग सद्दाम हुसैन को अपना हीरो मानने लगते हैं। फिर 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब सद्दाम हुसैन जब प्रेसिडेंट बन ही गए थे तो सद्दाम को कोई भी रिस्क नहीं लेना था कि उसके खिलाफ कोई भी जाए। सद्दाम हुसैन का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया था कि अगर उसके खिलाफ कोई जाने वाला भी होता था तो उसको पता चल जाता था। ऐसे ही एक दिन सद्दाम हुसैन ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें इराक के कई बड़े बड़े अधिकारी जो उसके सलाहकार थे वो उस मीटिंग में पहुंचे और एक एक करके सद्दाम ने उनके नाम लेना शुरू किए। जिनके नाम लेता था उनको खड़ा किया जाता था और बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये वही लोग थे जो सद्दाम के खिलाफ जाने वाले थे। पहले तो उनको गिरफ्तार किया गया और बाद में उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस मीटिंग की वीडियो जिसमें सद्दाम एक एक करके नाम ले रहे हैं और जिनके नाम ले रहे हैं वो खड़ा हो रहा है, ये वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। अब्दुल सत्तार, सलमान दाऊद निजरस, वलीद सालेह मोहम्मद, राज इब्राहिम अयूब, गस्सान मरहून। फिर वक्त आया 1980। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस वक्त तक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुश्मन सद्दाम नहीं था, वो था ईरान। तो सद्दाम हुसैन को पूरा बैकअप किया अमेरिका ने और ईरान के खिलाफ लड़वाया। हालांकि सद्दाम हुसैन ने भी सोचा होगा कि ईरान को हम हरा देंगे और शायद ऐसा अमेरिका ने भी सोचा होगा कि अब तो मैं सद्दाम का साथ दे रहा हूँ तो ईरान को हरा देंगे। मगर वॉर 1980 से लेकर 1988 तक चली और ईरान एक कदम भी पीछे नहीं हटा। आपको बता दें कि ये पूरी वॉर एक नदी को लेकर हुई थी जो इराक को समंदर से जोड़ती थी। इस वॉर में इराक को काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस पहुंची और जिन जिन देशों ने इराक को वॉर के टाइम पर कर्ज दिया था वो अपना पैसा वापस मांगने लगे, मगर सद्दाम हुसैन ने ये पैसा देने से मना कर दिया। इस वॉर के टाइम पर सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल किया था और इसी वॉर के दौरान इराक के दुजैल शहर में सद्दाम हुसैन को मारने की कोशिश भी की गई थी। इसके बदले में सद्दाम हुसैन ने दुजैल शहर के 140 लोगों को या तो जेल भिजवा दिया या तो मरवा दिया था और यही घटना सद्दाम हुसैन की फांसी की वजह बनी थी। अब देखो, अमेरिका उस वक्त सद्दाम के साथ मिलकर भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मगर अमेरिका अब ये नहीं चाहता था कि सद्दाम बहुत पावरफुल बने। इस बीच इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया और अटैक कर कर पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के मना करने के बाद भी इराक पीछे नहीं हटा, तो अमेरिका ने इराक पर हमला शुरू कर दिया कुवैत के साथ और कुवैत को तो आज़ाद करा दिया, मगर उसे अब सद्दाम को भी इराक से हटाना था। तो अमेरिका ने ये कहते हुए इराक पर हमला शुरू कर दिया कि इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, जो कि आज तक प्रूफ नहीं हो पाया है। फिर वही हुआ जो होना था। पहले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों को ट्रेस किया और उन्हें मार दिया। फिर सद्दाम हुसैन को एक छोटे से बंकर से गिरफ्तार किया। ये फोटो उस वक्त की है जब सद्दाम हुसैन को उस बंकर से गिरफ्तार किया गया था। सद्दाम हुसैन की कुछ गलतियां और इतने लोगों का कत्ल सद्दाम हुसैन पर भारी पड़ा। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के बाद 1982 में दुजेल में किए गए नरसंहार, यानी जो दुजेल में इतने लोगों का कत्ल किया था, उस पर इराक की कोर्ट में ट्रायल चला
और फिर कोर्ट ने सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा सुनाई और फिर 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन ने फांसी के फंदे के साथ अपनी आखिरी सांस ली। तो ये थी कहानी सद्दाम हुसैन की, जो एक गरीब परिवार से लेकर एक देश का लीडर बना, मगर अपनी कुछ गलतियों की वजह से वो फांसी के फंदे तक पहुंच गया। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमाना ऑफिशियल।